मेरी ऑडियो क्लियर है? ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था। बेसिकली ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो फिर भी अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से सम एग्जांपल्स में समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप इस क्लास में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितने भी डाउट्स हैं जो कि तुमने पूछे नहीं है, आई होप कि क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्मोसिस, जैसे मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को ऑलरेडी बताया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है। इट इज़ अ कॉमन फिनोमेना जहाँ पे दो सॉल्यूशन को लेते हैं और दोनों को हम लोग सेपरेट कर देते हैं यूजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, उस केस में होता है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्यूट मूव नहीं करेगा। सॉल्यूट क्यों नहीं मूव करता? क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो पोर साइज होता है वो बहुत छोटा होता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं जो कि उस होल्स में से गुजर जाते हैं, पास हो जाते हैं और बाकी मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो पाते। तो ठीक है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, ऑस्मोसिस एक कॉमन फिनोमेना होता है जहाँ पे एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कहाँ से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि एक डिफ्यूजन होता है जहाँ पे पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, ऑस्मोसिस के केस में पार्टिकल्स में से कौन सा पार्टिकल मूव करता है? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट भी माइग्रेट करेगा और सॉल्यूट भी माइग्रेट करेगा। हाउएवर इन ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल माइग्रेट कर पाता है। ठीक है, और इसमें क्या ज़रूरी होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ज़रूरी होती है जिससे तो ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो आज के लिए सबसे पहला आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। हेलो हाँ, एक सेकंड रुको, मैं वो चेंज करता हूँ। हेलो हाँ, एक सेकंड में, 2 मिनट में। हेलो हाँ, मैं ईयरफोन चेंज कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको। क्लियर नहीं आ रही है। देखिए वहां पे देख। हेलो हेलो, अब क्लियर आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, अब आ रही है। ओके, हाँ सर, अब आ रही है। ठीक है, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, ऑस्मोसिस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी ऑस्मोसिस पढ़ा था, तो आज मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। ऑस्मोसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वो मूव करता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने की ज़रूरत होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो मैं पहले भी बताया था, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि कौन से मॉलिक्यूल जाएंगे, वो डिपेंड करता है उसके पोर साइज पे, कितने बड़े बड़े छेद हैं उस मेम्ब्रेन पे। अगर बड़े बड़े छेद हैं तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स उसमें से पास हो सकते हैं। अगर बहुत छोटे छोटे छेद हैं तो उसमें से कुछ ही चीज़ें निकल के जा सकती हैं। जैसे तुम्हें पता है, क्लोथ लिया तुम लोगों ने, ठीक है, कोई भी कपड़ा ले लो, वो भी किस तरीके से काम करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही है, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे से होल होते हैं। उस होल में से वाटर तो मूव कर जाता है, वाटर मूव कर जाएगा,
लेकिन अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो वहाँ पे फंस जाते हैं, समझ में आया? और अगर कुछ और चीज़ लग गई है वो नहीं जा पाएगी क्लोथ के थ्रू। कौन सी चीज़ जाएगी? जिसके बहुत छोटे पोर्स हैं, ठीक है। तो क्लोथ भी क्या होगी? एक तरीके की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई। कोई भी कपड़ा एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर सकता है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों को बाहर निकाल देगा जिसका पोर साइज छोटा है, और जिसका पोर साइज उसके पोर साइज से बड़ा होगा वो नहीं जा पाएगा। ओके, ठीक, आगे मूव करते हैं। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया, कि एक बहुत पतली सी लेयर होती है जहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, O2, CO2 और कोई भी छोटा मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली छोटे होते हैं, वो सारे क्या कर सकते हैं? पास हो सकते हैं, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज पिग्स ब्लैडर, ठीक है। उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो मैंने बताया था, जो भी ब्लैडर की मेम्ब्रेन होती है उसमें से टॉक्सिक मटेरियल ब्लड वेसल से बाहर निकलते हैं, ठीक है। पर्चमेंट पेपर, स्किन, सेलोफेन, ये सारे एग्जाम्पल है एसपीएम के। एसपीएम क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये दिख रहा है तुम्हें? ये एक सोल्यूशन 1 ले लिया मैंने, और एक ये ले लिया मैंने सोल्यूशन 2। ये जो रेड वाले हैं ये है सॉल्यूट, और ये क्या है? वाटर है, ठीक है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? वाटर मॉलिक्यूल है। ये वाला ऑक्सीजन है और ये वाले छोटे छोटे हाइड्रोजन है, ठीक है। डार्क ब्लू वाले, और ये लाइट ब्लू वाले क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब तुम यहाँ से देख रहे हो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दिख रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल ये कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? सोल्यूशन 2 देखो, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि देखो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 6, तो सोल्यूट पार्टिकल 6 मोल है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ 6 मोल है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है? वॉल्यूम तो 0 है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी इन्फिनिटी, समझ में आया? सिर्फ सॉल्यूट रखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्वेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में जो कॉन्सेंट्रेशन है कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 ही मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 5 10, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 0.6 कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो सोल्यूशन 1 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है? 0.6 मोलर, और सोल्यूशन 2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इन्फिनिटी मोलर, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया। और ये वाला सोल्यूशन क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये याद रखना कि डाइल्यूट और जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, वो एक कंपैरेटिव टर्म है। किसी के रिगार्डिंग वो डाइल्यूट होगा, किसी के रिगार्डिंग वो कॉन्सेंट्रेट होगा। तो यहाँ से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स तो जा नहीं सकते, तो कौन मूव कर रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वो इस जगह से इस जगह आ रहे हैं, और कब तक जाएंगे? जब तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। तो देखो अब कितने मॉलिक्यूल हैं? हेलो, कोई डाउट है? ठीक है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल है, वो यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल सोल्यूट के हैं, और अब कितने बचे? 5 मॉलिक्यूल वाटर के बचे, और यहाँ पे भी 6 मॉलिक्यूल सोल्यूट के हैं और 5 मॉलिक्यूल वाटर के आ रहे हैं, ठीक है। जाने के बाद ये देखो 5 मॉलिक्यूल मूव करें, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? सेम हो गई, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से 2 सोल्यूशन हम लोग लेते हैं, जहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं एक डाइल्यूट सोल्यूशन से एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, तुम लोगों को ये करना है, या मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है। मैं असाइनमेंट में दे दूंगा। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है? एक तो डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से होता है, और उसके लिए कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होती। ऑस्मोसिस में क्या होता है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है। डिफ्यूज जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो कहाँ से मूव करते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। और कौन मूव करता है? सिर्फ सॉल्वेंट मूव करते हैं। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मूव करते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस है, इसको तुम लोग कर लेना। चलो आगे मूव करते हैं। तो ये मैंने तुम्हें एक और इमेज दिखाई है ऑस्मोसिस की। इसमें देखो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो ब्लैक है
ब्लैक पार्टिकल्स जो तुम्हें दिख रहे हैं दे आर सॉल्वेंट, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है। तो दिख रहा होगा ये वाटर मॉलिक्यूल्स तुम्हारे ब्लैक वाले हैं, और ये जो ग्रीन वाले हैं ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, सॉल्ट मॉलिक्यूल। तो ये एक सोल्यूशन 1 हो गया और ये हो गया एक सोल्यूशन 2। ठीक है, तो इसमें देखो सॉल्ट एक है और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे कितने 4 हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, डाइल्यूट है, और ये कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड। अब डाइल्यूट में से कॉन्सेंट्रेटेड के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो दिख रहा है कि ये इधर से मूव करने लग गए और यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये याद रखना कि इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि दोनों साइड पे वॉल्यूम सेम होगी, नहीं, कभी सेम नहीं होती। दो मॉलिक्यूल जिनकी वॉल्यूम तुम सेम लोगे उसमें से एक इधर चला जाएगा, दूसरे कम हो जाएगा, और एक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। ठीक है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी बट वॉल्यूम वुड बी डिफरेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें समझाना चाह रहा था मैं, कि वॉल्यूम कभी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। वॉल्यूम इस तरीके से चेंज होगी कि दोनों सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सेम हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इसकी वॉल्यूम कम है तो ये पानी इधर आ जाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये डिफ्यूजन होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मूविंग फर्दर एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। श्रिवलिंग ऑफ रॉ मैंगो ऑन प्लेसिंग देम इन अ ब्राइन सॉल्यूशन। सॉरी, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड NaCl का सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड NaCl क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे फर्दर हम लोग NaCl या फर्दर हम लोग सोल्यूट नहीं मिक्स कर सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक ग्लास लिया और उसके अंदर बहुत सारा तुम लोगों ने NaCl डाल दिया, NaCl इतना डाल दिया कि वो नीचे जाके सेटल हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि वो और डिजॉल्व नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके के सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब तुम रॉ मैंगोज मतलब कच्चे आम को कहाँ डाल दो, एक ब्राइन सोल्यूशन में डाल दो, पानी लो और बहुत सारा नमक डाल दो, तो वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, जो मैंगोज हैं वो सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस ये एग्जाम्पल किसका है, ऑस्मोसिस का, ठीक है। तो जब घर में आम का अचार बनाते हैं तो क्या करते हैं, आम को काटते हैं और उसके ऊपर नमक लगा देते हैं। नमक ने लगाने से क्या होता है कि नमक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, वाटर वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो मैंगोज के अंदर से जो पानी होता है ना वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये क्या बनाते हो, ठीक है, हम ट्राइंग टू मेक अ मैंगो, ठीक है। तो ये मैंगो है, ठीक है, और मैंगो के ऊपर अगर तुम नम काट के, ऐसा नहीं कि ऐसे ही रख दोगे, काट के उसके ऊपर है ना बहुत सारा नमक डाल दो, ठीक है। तो ये जो मैंगो की स्किन है वो क्या हो गई, SPM हो गई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। अंदर क्या है, वाटर ज़्यादा है, वाटर कहाँ पे है, अंदर है, और बाहर क्या है, वाटर नहीं है, उसके ऊपर नमक लगा हुआ है, ठीक है। तो नमक है तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाई है, बाहर जो है सोल्यूशन वो क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में, अंदर का जो सोल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट है। तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, अंदर से कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ये डे टू डे लाइफ में है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है विल्टेड फ्लावर, एक मुरझाया हुआ फ्लावर को हम लोग रिवाइव कर सकते हैं, उसको वापस कर सकते हैं। कैसे, उसको एक फ्रेश वाटर में डाल दो, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रेश वाटर है, और यहाँ पे तुमने एक फ्लावर लिया है मुरझाया हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पानी इसमें से निकल गया, डिहाइड्रेट हो गया, तो इसका जो सोल्यूशन हो गया वो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। और यहाँ पे पानी लिया है तो ये क्या है, डाइल्यूट है, क्योंकि इसके अंदर तो आयंस नहीं है। अब जब तुम इस मुरझाए हुए इसको यहाँ पे डालोगे तो वाटर क्या करेगा, डाइल्यूट सोल्यूशन से कहाँ मूव करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड इसके अंदर घुस जाएगा। जैसे ही घुस जाएगा तो ये वापस रिवाइव हो जाएगा, एकदम वैसे ही खिल जाएगा जैसे ही पहले था। तीसरा एग्जाम्पल है ब्लड सेल कोलैप्स। ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। कैसे फट जाते हैं, जब वो NaCl के सोल्यूशन में रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो तुम अगर एक NaCl का जैसे ही सैचुरेटेड सोल्यूशन डाला और इसके अंदर ब्लड सेल डाल दो तो वो फट जाएंगे, क्योंकि ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, NaCl होता है।
सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट होती है, तो इसको मैं बोलूँगा डाइल्यूट। लेकिन तुमने बाहर एक कंटेनर में रख दिया जहाँ पे NaCl बहुत ज़्यादा है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूव करने लग जाएगा। जैसे ही मूव करेगा ये क्या हो जाएंगे, ये ये क्या हो जाएंगे, श्रिवल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा केस होता है कोलैप्स का, यहाँ पे ना कोलैप्स नहीं आएगा, ये क्या होंगे, श्रिंक आएगा। इसको ठीक कर लेना। कोलैप्स नहीं होते, श्रिंक होते हैं। कोलैप्स होते हैं जब उसको वाटर में रखते हैं, और श्रिंक होंगे जब वो NaCl के सोल्यूशन में रखा जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अब ये देखो, ये क्या दिख रहा है, तुम लोगों को पता होगा जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं पानी के अंदर तो हाथ कैसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, इनके स्किन के ऊपर क्या पड़ जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रिंकल्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, ये होते हैं ऑस्मोसिस की वजह से। ऑस्मोसिस की वजह से कैसे, कि तुमने वाटर लिया, बाहर की साइड पे क्या है, वाटर है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और यहाँ पे तुम्हारे स्किन है। तो स्किन जो होती है वो किस तरीके की होती है, SPM होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वाटर क्या होता है, हमारी उंगलियों के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर तो हमारा ब्लड है, वहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन NaCl की ज़्यादा है, और फ्रेश वाटर तुम यूज़ कर रहे हो वहाँ पे NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो बाहर का जो वाटर होता है वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है, और तुम्हारी बॉडी में जो वाटर है वो कैसा है, कॉन्सेंट्रेट है, उसमें बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, जो भी तुमने बकेट में अंदर हाथ डाल रखे हैं, जिसमें भी हाथ डाल रखा है, वहाँ से पानी कहाँ मूव कर जाएगा, तुम्हारी उंगलियों के अंदर, और ये क्या हो जाएंगी, स्वेलअप हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर। तो ये जो तुम लोगों ने कॉमनली डे टू डे लाइफ में देखा होगा, ये सब किस वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट इज ये ब्लड सेल वाला ही है, ठीक है। तो ब्लड सेल क्या होते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं जब उसके अंदर बाहर से पानी अंदर भर जाता है, ठीक है। और जब उसके अंदर से, इनके अंदर से पानी बाहर निकल जाता है, तब वो श्रिंक हो जाते हैं या श्रिवल हो जाते हैं, ठीक है। कब होंगे, जब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर उन्हें डाला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे आएगा श्रिवल, ठीक है, जब उसे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जाएगा, और ब्लड सेल कोलैप्स और बर्स्ट, स्वेल मतलब सूज जाना, मतलब मोटे हो जाएंगे, और बर्स्ट मतलब फट भी सकते हैं, व्हेन एडेड इन डिस्टिल्ड वाटर, मतलब प्योर वाटर में तुम लोगों ने डाल दिया जिसमें कोई आयंस नहीं थे, तो वो इस तरीके से फट जाते हैं, पानी उनके अंदर चला जाता है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ये तुम्हें दिख रहा होगा, स्नेल है ये, स्नेल्स, और वो लिंचेस होती हैं, ठीक है, जोक होती है जो हाथ पैरों पे चिपक जाती है, उसमें से खून पीती है, ठीक है। उनका जो बॉडी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पानी से भरी होती है, ठीक है। लेकिन अगर उनके ऊपर नमक डाले ना, वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि स्नेल की बॉडी, जैसे मैंने तुम्हें बताया मैंगो में से पानी बाहर निकल जाता है, वैसे इनकी बॉडी में से पानी बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो देख रहे होगे इनकी बॉडी में से पानी क्या हो रहा है, बाहर की साइड निकल रहा है, क्योंकि इनके ऊपर क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, ठीक है, नमक डाल दिया, ठीक है। करके मत देखना, मतलब कभी तुम लोगों ने किया हो तो ठीक है, मतलब मारना मत इन लोगों को। तो जब भी हम लोग उनके ऊपर NaCl का सोल्यूशन डाल देते हैं तो वो मर जाते हैं, उनकी बॉडी में से जो इतना भी पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाहर NaCl डाला है, NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अंदर उनकी बॉडी में NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो पानी क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर से बाहर की साइड में निकल जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है और उसी टाइम मर जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन मेथड है, हम लोगों ने बचपन में किया है, नमक डाल देते थे परेशान करने के लिए, उस टाइम दिमाग नहीं था। तो एनीवेज, द अदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज़ जब हम लोगों का गला ख़राब हो जाता है, तुम लोगों ने देखा होगा गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं और वो स्वेलिंग हो जाती है गले में, तब हम लोग क्या करते हैं, नमक के पानी के गागल्स करते हैं, ठीक है। तो गागल कौन सा पानी लिया हम लोगों ने, सेचुरेटेड सोल्यूशन लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सेचुरेटेड NaCl सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब जब इसने अपने मुंह में डाला और ये गागल करेगी, तो जो ये गला है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जितने भी स्वेलिंग टॉन्सिल्स हैं वो फूल गए हैं, और इनके अंदर क्या है, वाटर है,
ठीक है। तो गार्गलिंग करने पे इनके अंदर का जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, बाहर की साइड निकल जाता है और ये जो टॉन्सिल्स होते हैं वो सूख जाते हैं और ये गला ठीक हो जाता है। ठीक है। तो जब भी गला खराब होता है और टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो हम लोग नमक के पानी का गार्गल करते हैं। ठीक है। गार्गलिंग से जो भी हमारे टॉन्सिल्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और किस वजह से हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है। तो द लास्ट ऑप्शन, वाई वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर, हम लोग खारा पानी नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगी। जैसे मैंने तुम्हें इसमें बताया इस केस में होता है वैसे ही इस केस में होता है। अब ये क्यों नहीं कर सकते, इसके लिए ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। तो एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है। तो ये दोनों तुम्हें करने हैं। ठीक है। करके मुझे दिखाना, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली होता क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो हमें पता है ऑस्मोसिस पे जो सॉल्वेंट मूव करता है वो कहाँ से मूव करता है, डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो ले लें, एक मैंने सोल्यूशन ले लिया और एक मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया। प्योर सॉल्वेंट में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, सॉल्यूट की तो है ही नहीं। तो ये कौन सा सोल्यूशन है, डाइल्यूट, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड इसके कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट तो है ही नहीं, बिल्कुल सॉल्यूट नहीं है, और यहाँ पे क्या है, कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अब क्या होगा कि जब मैं इन दोनों को लगा दूंगा तो इसमें ऑस्मोसिस होने लगेगा और पानी कहाँ मूव करने लग जाएगा, जो सॉल्वेंट है वो इस तरीके से मूव करने लग जाएगा। तो होगा क्या कि इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ऑस्मोसिस होने की वजह से सॉल्वेंट यहाँ से मूव करने लग जाएगा इस साइड पे, और तब तक यहाँ पे बीच में एसपीएम लगा रखिए, एसपीएम। ठीक है। तो सॉल्वेंट कहाँ मूव कर जाएगा, इस साइड मूव कर जाएगा। इसका जो हाइट होगा इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे डिक्रीज इन हाइट। ठीक है। हाइट क्या हो जाएगी, जो कंटेनर की है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट कहाँ मूव कर गया, इधर से इधर मूव कर गया। ठीक है। और कब तक मूव करेगा, जब ये C1 C2 के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है। तो ये प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम प्रेशर विच इज़ अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि ऑस्मोसिस हो। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से प्रेशर लगाऊंगा तो सॉल्वेंट क्या करेगा, इस साइड मूव करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑस्मोसिस ना हो। तो यहाँ पे PATM है और यहाँ पे PATM है और यहाँ से सॉल्वेंट इधर मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये इधर मूव करेगा तो ये ऊपर जाएगा, एक्सपैंड करेगा। और अगर मैं इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर इसके ऊपर वेट रख दूँ, तो अगर मैं इक्वल अमाउंट ऑफ वेट रख दूंगा तो सॉल्वेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आना बंद हो जाएगा। ठीक है। ये एक्सपैंड नहीं हो पा रहा, अगर ये एक्सपैंड नहीं होगा तो ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा। तो कितना अमाउंट ऑफ, हेलो हेलो, किसी को कोई डाउट है? ओके। सो ये, नहीं सर, हाँ डाउट है क्या? नहीं सर, डाउट नहीं है। अच्छा। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि सॉल्वेंट क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है, सॉल्वेंट तो मूव कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑस्मोसिस ना हो, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रेशर अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा प्रेशर, वही प्रेशर जिस वजह से ऑस्मोसिस हो रहा है। तो इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक ऐसा प्रेशर है जिससे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे और उससे ऑस्मोसिस बंद हो जाए। ठीक है। तो ऑस्मोसिस जब होता है वो एक प्रेशर के साथ होता है, क्योंकि सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है और उस प्रेशर की वजह से ये एक्सपैंड हो रहा है। तो अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर लगा दूँ तो ये एक्सपैंड नहीं होगा, और ये जो एक्सपेंशन नहीं होगा और जितना प्रेशर मैंने लगाया है उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर।
आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक बार फिर से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास एक बैलेंस है और दो सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें से है ना ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें से ये ऑटोमेटिकली मूव करे किस वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से, तो ये भारी होते जाएगा और ये कहाँ आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, ठीक है। और ये नीचे आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि ऑस्मोसिस नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाऊंगा। अगर यहाँ पे 2 ग्राम इंक्रीज हो गया तो मुझे 2 ग्राम का प्रेशर ऊपर की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ग्राम में नहीं होता, न्यूटन में होगा, न्यूटन मीटर में, ठीक है, पर मीटर। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 न्यूटन पर मीटर का प्रेशर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ये जो प्रेशर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है और इस तरीके से लगाया है कि ये बैलेंस सेम जगह पे रहे, उसको मैं क्या बोलूँगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो बेसिकली एक तरीके का प्रेशर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं ताकि ऑस्मोसिस अपने आप ना हो। तो ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसको रोकने के लिए जो हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो, तो मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमने लिया एक प्योर सॉल्वेंट लिया, ठीक है, प्योर वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा इम्प्योर वाटर है, गंदा पानी है, ठीक है। अगर तुम साफ पानी और गंदे पानी को एक एसपीएम के थ्रू अटैच कर दो, तो ये जो साफ पानी वाला है ना वो कहाँ मूव कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। इधर मूव करने पे क्या होगा, ये जो सारा पानी है वो इधर चला गया, इसका कम हो जाएगा। तो जो तुम्हारे पीने वाला पानी था वो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है। और तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हें पानी चाहिए, पीना है, तो यहाँ पे पानी का अमाउंट कम हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ हम लोग यूज़ करते हैं। आरओ गंदे पानी को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या करते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। देखो प्रेशर लगाया कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना प्रेशर लगाया तो ऑस्मोसिस नहीं हुआ। अगर उससे ज़्यादा मैं लगाऊंगा तो ये यहाँ पे नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो सॉल्वेंट कहाँ मूव करने लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो गंदे पानी में से भी जो साफ वाटर है वो क्या करने लग जाएगा, इस तरीके से इधर पे मूव करने लग जाएगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, होने लग जाएगा, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग कुछ टाइम में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम लोग को रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना है, ठीक है। आई होप ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ मिनिमम प्रेशर जो कि हमें अप्लाई करना है सो दैट ऑस्मोसिस नहीं हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं और किसी पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब वो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, मास पे डिपेंड नहीं करेगी, उसके कलर पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स, जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं डिनोट करता हूँ पाई से, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था पाई, ठीक है। तो ये पाई क्या है, मिनिमम प्रेशर है जिससे मैं ऑस्मोसिस को रोक सकता हूँ। तो पाई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स की या कॉन्सेंट्रेशन के। तो सी क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, और बेसिकली ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर मुझे हटाना है तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट में क्या ले लेता हूँ, आर और टी। पाई इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम पे तो वो ऑब्वियसली डिपेंड करता ही है। तो टेम्परेचर मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इस वजह से ये टी यहाँ पे है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के मैंने एक कांस्टेंट लगा लिया जो कि क्या है, गैस कांस्टेंट है। और आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और 0.082 लीटर एटीएम 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और अगर बार में चाहिए तो 0.083 कर देना, ठीक है।
तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि किस में दे रखा है। अगर प्रेशर एटीएम में दे रखा है तो 0.082 लोगे, अगर बार में दे रखा है तो 0.083 लेना है, ठीक है। और तीसरी वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब जूल को तुम न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, तो पाई इज इक्वल टू एन बाई बी आर टी हो गया, क्योंकि मोलैरिटी की वैल्यू क्या है, एन बाई बी है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू एन बाई बी आर टी हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो मैं वही लिखूंगा। तो एन को मैंने लिख दिया मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू बी, मोलर मास एम डब्ल्यू लिया मैंने यहाँ पे, आर टी हो गया, ठीक है। और इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करूँगा, सॉरी मोलर मास निकाल सकता हूँ, तो कौन सा सॉल्यूट मैंने डाला है वो मुझे निकल जाएगा, एम डब्ल्यू इधर आया, पाई नीचे आएगा, तो डब्ल्यू आर टी डिवाइड बाई वी पाई। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तुम्हें क्या याद रखना है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है तो आगे वाले फॉर्मूले तुम ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी का फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी याद है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी याद है, ठीक है। तो ये बहुत आराम से निकल जाएगा अगर तुम्हें याद हो पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, हम लोग वी ट्राई टू फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास हम लोग हमेशा निकालते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि सोल्यूशन के अंदर क्या सॉल्यूट डाल के, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑस्मोसिस इज मच सुपीरियर देन other qualitative properties. ठीक है, तो बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ऑस्मोसिस सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर तुमसे कोई भी पूछा जाए कि 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं और उसमें से बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो कौन सी है, ऑस्मोसिस है। अब ये क्यों है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सॉल्यूट डालते हैं तो जो चेंज इन प्रेशर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि मेजर करने में एरर नहीं आता, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें एक स्केल दिया, कहाँ गया, ठीक है, स्केल लिया और मैंने तुमसे एक छोटी सी चीज़ दी इतनी, और मैं बोल रहा हूँ कि तुम इसको मेजर करो, ठीक है। स्केल से ये मेजर हो जाएगी, नहीं मेजर होगा, क्योंकि मिनिमम कितना है, 0.1 सेंटीमीटर तुम बोल सकते हो, नहीं 0.1 मिलीमीटर तुम मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। अब ये 0.1 है या 0.09 मिलीमीटर है तुम्हें नहीं पता, तो यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा अमाउंट का एरर आ रहा है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक बड़ी सी चीज़ दे दूँ, डिफरेंस अगर ज़्यादा है और मैं तुम्हें इसे मेजर करने के लिए बोलूँ, तो तुम बोल सकते हो 1.1 है या फिर 1.2 है। तो इसके बीच में अगर इसकी वैल्यू 1.15 थी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिफरेंस नहीं पड़ा, ठीक है। तो अगर एक ज़्यादा बड़ी चीज़ को मेजर किया जाता है तो एरर का जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत छोटी चीज़ को, जो मेजरेबल नहीं है, उस चीज़ को अगर हम लोग कैलकुलेट करने, मेजर करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस या बहुत ज़्यादा एरर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद इससे नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलता हूँ 5 ग्राम चीनी वे करने के लिए, ठीक है। तो तुम क्या जाओगे, एक शॉपकीपर के पास जाओगे और उसके पास सपोज 1 किलो वाला वेइंग बैलेंस है, ठीक है। तो अब तुम उससे बोलोगे 5 ग्राम करने के लिए, तो वो ज़रा सी तुम्हें अंदाज़े से निकाल के दे देगा। अब उसमें चांसेस बहुत हो सकते हैं कि वो 5 ग्राम, हो सकता है वो 6-7 ग्राम हो, तो वो एरर का चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ 1 किलो मेजर करने के लिए, तो 1 किलो और बहुत आराम से मेजर हो जाएगी। तो बड़ी क्वांटिटीज़ होती है ना, उनको मेजर करना बहुत आसान होता है। छोटी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एरर बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि छोटी क्वांटिटी है और उसमें जो एरर का अमाउंट है वो 0.1 भी हुआ तो वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, एक बहुत ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस बहुत सुपीरियर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सॉल्यूट है तो वो एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ चेंज ला सकता है, और फिर एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ चेंज में से चेक करना हमारे लिए आसान होता है। जैसे तुम लोगों ने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखा था, तो 0.05 केल्विन का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। और अगर तुम थर्मोमीटर में देखोगे ना, तो 0.05 तुम्हें प्रॉपर्ली पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे। तो अगर इतना सा डिफरेंस आ रहा है ना, तो तुम एरर कर दोगे, 5 को 6 ले लोगे या 0.1 ले लोगे, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस आता है 1 पॉइंट, अगर डिफरेंस आ रहा है और अगर डिफरेंस आ रहा है 32.3 केल्विन का, तो इसे मेजर करना क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इसमें तुम अगर गलती भी करोगे तो लास्ट के डिजिट पे करोगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके क्या होगा इसे, हाँ, लेकिन अगर तुम इधर में ज़रा सा भी गलती करोगे ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास। हाँ, तो आगे मूव करते हैं एग्जाम्पल 2.11। इसमें क्या है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन। पहले तो मैं बताया ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो होना ही होना है। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1 to 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। सो टेम्परेचर तुम्हें दिख रहा है, मुझे सबसे पहले टेम्परेचर दिख रहा है, तो मैं टेम्परेचर लिख लेता हूँ। मोलर मास तुम्हें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम तुम्हें दे रखी है 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको इसमें कन्वर्ट करना है, लीटर में करना है। और क्या दिया है, पाई दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है। तो टेम्परेचर केल्विन में है, वॉल्यूम को हमें लीटर में करना है, और पाई हमें बार में दे रखा है। तो आर की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ये आर की वैल्यू यूज हो जाएगी। तो यूज करते हैं, पाई कितना दे दिया, पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है, तो आई ट्राई टू सब्स्टिट्यूट देम। 2.57 इंटू 10⁻³ बार इज इक्वल्स टू, सी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो मास कितना है, यहाँ पे मैंने मास लिखा। सर एक प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। हाँ सर बोले, ये जो लेते जो है टी का वैल्यू से ये 300 के एमडब्ल्यू ज्ञात करना है, और भी और पाई का मान जो लेते हैं, हाँ हाँ, यही यही लेने में होता है। क्या तुम्हारी आवाज़ कर रही है, फिर से बोलो। सर बोले, ये जो लेते जो है वैल्यू, इसके पाई का वैल्यू लिए हैं 2.57 10⁻³ बार। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर यही सब जो लेते जो है इसका मतलब, हाँ ये लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब लेने में दिक्कत होता है। ये लेने में दिक्कत होता है, मतलब यहाँ से पता करने का मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ क्या दे ऐसे मतलब रखी है। आप दिए हुए ना। हाँ हाँ, तो हाँ जी, यही प्रॉब्लम होती देखो, जो सबसे सिंपल है ना, यूनिट से एकदम पता चल जाता है। अगर तुम्हें या है। पता हो कि किसकी यूनिट क्या है, कई बार होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया होता है, तो उसमें हम लोग को नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ क्या दे रखी है, ठीक है। उस केस में ना यूनिट सबसे ज़्यादा जी आसान जी होती जी। है, ठीक है। जब मैं 11th-12th में था, तब हम लोगों के टीचर्स भी बोलते थे कि यूनिट याद रखो, ठीक है। अगर तुम्हें यूनिट याद है तो बहुत आराम से मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 1.26 ग्राम है, तो ऑब्वियसली अमाउंट है, मास है सोल्यूट का, ठीक है। बार लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये क्या है, प्रेशर है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। केल्विन लिखा है तो ये क्या होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट होती है ये, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या है। अब तुम धीरे धीरे क्वेश्चंस करते रहोगे ना, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा कि ये किसकी यूनिट है, ठीक है। प्रैक्टिस पे एकदम ठीक रहता है। अगर प्रैक्टिस है न्यूमेरिकल्स की, तो तुम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सा है, ठीक है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो और तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चलने लग जाएगा जी। कि कौन सा किसकी यूनिट है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे दे रखा है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी इतना, ठीक है। तो इसको आगे दिया हुआ है। हाँ फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई जी क्या ठीक था है। हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो कितना हो गया 2.57 इंटू 10⁻³ बार। अब सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन MW इंटू V, ठीक है। और ये किस में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए, इंटू R 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, और T कितना है 300 केल्विन। तो पर केल्विन से पर केल्विन कटेगा, यहाँ पे लीटर से लीटर कटेगा, बार से मैं इधर बार काट रहा हूँ। मोलर मास मुझे निकालना है, मास मैंने कितना लिया है 1.26 ग्राम इंटू 0.083 पर मोल बचा इंटू 300। मोलर मास निकालना था लेकिन नीचे ये आ गया 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब कैसे पता चलेगा कौन कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, और 1 ml इज इक्वल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 ml किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के होता है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब किसका दे रखा है, 200 ml के। सर वीडियो तो है आपका, वीडियो मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे नहीं बढ़ रहा है, नहीं मतलब कि रुका हुआ है, फॉर्मूला लिखने के बाद वीडियो मतलब आगे आप जो लिख रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है, बस वो वहाँ पे स्टॉप है। सबको ऐसे ही सबको ऐसे ही दिख रहा है, नहीं यहाँ पे पूरा दिख रहा है। पूरा दिख रहा है। तुम एक बार यस सर। तो तुम एक बार अपना रिफ्रेश कर लो, तुम्हें नहीं दिख रहा है ना, तो हो सकता है थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, या फिर लीव करके वापस ज्वाइन कर लो। तो हमें पता है 1 ml क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और 1 लीटर क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। ये जो दो चेंजेस है ना, दो चीज़ें हैं, वो तुम्हें एग्जैक्टली याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो मतलब वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 ml, और इसको लीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दूँ मैं इसे, तो कर देता हूँ, तो 0.2 लीटर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 0.2 लीटर, लीटर से लीटर जाएगा, क्या बचा ग्राम पर मोल, और मॉलिक्यूलर वेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ग्राम पर मोल ही होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करो, मैं करके देखता हूँ।
ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो 61038.91 आ गया। हेलो हेलो ओके, सो आई वाज सेइंग कि 61038.91 ग्राम पर मोल आ गया था। अब मैंने प्रोटीन क्या होता है, बहुत बड़े बड़े होता है, इनका मोलर मास बहुत ज़्यादा होता है। मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया और इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया, तो 61.04 केजी पर मोल। मतलब एक मोल प्रोटीन का वो मास है वो कितना है, 61.04 केजी। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे आएंगे, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ किसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग, और कुछ है नहीं, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए नीचे वाला सर, मेरा डाटा ही खत्म हो गया था, एडिशनल डाटा खरीदे हैं। अच्छा ठीक है, आप फिर से कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बताया था पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। पाई की वैल्यू देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ये दे रखी है 2.57 × 10⁻³ डब्ल्यू वी इंटू 0. आर की वैल्यू कितनी है, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखी हुई है। टेम्परेचर आवाज 300 केल्विन है। एम डब्ल्यू इंटू, हेलो आवाज़ नहीं आ रहा? हाँ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इसको फिर हम लोगों ने सबकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू रख दी। 1.26 मास दे रखा है सॉल्यूट का, ये रखा। 0.083 लीटर बाहर था, तो लीटर पर मोल यहाँ पे आ गया क्योंकि बाकी काट दी मैंने। इंटू 300 इधर आया। मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकालना है, तो पाई नीचे चला गया, कितना है 2.57 × 10⁻³ है। और वॉल्यूम कितनी थी, अब यहाँ पे हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, और 1 ml क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1 ml अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया, 200 ml के इक्वल हो गया। और ml को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं किस में डिवाइड कर दूँगा, 1000 से डिवाइड कर दूँगा। डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 0.2 लीटर। तो मैंने वॉल्यूम लिख दी 0.2 लीटर। तो लीटर से आर का वैल्यू तो आर का वैल्यू बस ये ऑस्मोटिक प्रेशर के अनुसार ना ही लेंगे। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर किस में दे रखा है, बाहर दे रखा है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बार में होगा तो आर का पर्टिकुलर वैल्यू, और अगर हाँ और कुछ में होगा तो उसका अलग अलग। हाँ, अगर बार में होगा तो 0.083, अगर एटीएम में है तो 0.082, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, अगर एटीएम में है तो 0.082, अगर बार में है तो 0.083। ठीक है, और किसी में नहीं होगा। एमएम ऑफ एच जी होगा तो एमएम ऑफ एच जी 1 एटीएम के इक्वल ही होता है, वो एटीएम ले लेना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने सब सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हम लोगों को पता चल रहा है एम डब्ल्यू कितना आ गया, 61038.91 ग्राम पर मोल, और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 61.04 केजी पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो हैंस मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 61.04 केजी। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर कल 2-3 दिन में ना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं इसका पूरा एक असाइनमेंट दे दूंगा जिसमें 8-10 क्वेश्चन होंगे, तो उसको तुम करके सॉल्व कर लेना। और फिर अब तुम क्या करोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो सबको एक ही साथ सॉल्व करोगे, और एक साथ सॉल्व करके एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे भेज देना। बाकी जो भी होगा इसको एक बार पढ़ना। ठीक है, मैं देखता हूँ आज वीडियो हो जानी चाहिए सेव।